Welcome back, students. In the previous lecture, we have discussed about the fundamental forces, and now we are going to discuss about the conservation laws. First of all, let us talk about what are the conservation laws. And before understanding the conservation laws, we have to first discuss about the conserved quantities. In any physical process involving the different kind of forces, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के अंदर जिसमें कि अलग अलग तरह के फोर्स क्या है इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ क्वांटिटीज क्या रहती हैं कांस्टेंट रहती हैं एंड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी व्हिच रिमेंस कांस्टेंट थ्रू ए फिजिकल प्रोसेस और इन्वॉल्विंग different forces is known as the conserved quantities. Okay, and some laws are applicable on these quantities to govern the to make them constant or conserved, and that particular laws were known as the conservation laws. Means किसी भी फिजिकल प्रोसेस के दौरान हमारे पास सपोज कोई भी हमारे पास फिजिकल प्रोसेस हम लेते हैं, जैसे कि हम छोटा सा एक एग्जांपल लें, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, कोई बॉडी क्या है गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उसकी सारी की सारी एनर्जी पहले तो पोटेंशियल होती है और बाद में क्या होती चली जाती है वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। लेकिन हो क्या रहा होता है, अगर हम पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करें तो पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज, और जो लॉज हमें इन क्वांटिटीज के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। ओके, वी हैव 4 टाइप ऑफ कंजर्वेशन लॉज देयर। फर्स्ट वन इज conservation of energy, and it states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be simply transformed from one form to another form। क्या बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से, मतलब एक प्रकार से दूसरी प्रकार के अंदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे किस चीज़ का एग्जांपल है ये, डायनामो का एग्जांपल है, जनरेटर का जो हम एग्जांपल लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पर क्या है, हमने मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई की और उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वहां पर भी एनर्जी को ना तो हमने जनरेट किया है और ना ही एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं मोटर का, मोटर के अंदर भी क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किस फॉर्म के अंदर मिल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर मिल जाती है। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक और एग्जांपल भी, फ्री फॉल का एग्जांपल हमने पहले पढ़ ही लिया है। अगर और एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें, सपोज वी हैव ए सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर रहती है वो भी कांस्टेंट रहती है। जब भी ये सिंपल पेंडुलम का सपोज ये बॉब है, सपोज ये हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है और जिसको इसमें एक बॉब है और इस बॉब को हमने एक वेटलेस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और ये बॉब फ्री ऑसिलेशंस कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस अबाउट दिस मेन पोजीशन। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस पेंडुलम के बॉब की जो एनर्जी है वो भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। जैसे ही बॉब क्या करता है, एक्सट्रीम पोजीशन से, ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वन और सेकंड वन, सपोज दिस इज थर्ड पोजीशन,
ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है। वो जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर पहुंचता है उसकी सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सो अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के ऊपर बोब की जो सारी की सारी एनर्जी रहेगी वो कैसी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ से ये आ रहा है थर्ड पोजीशन की तरफ, फर्स्ट से थर्ड की तरफ जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट तक आते आते, थर्ड पोजीशन तक आते आते इसकी सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर मींस मीन पोजीशन के ऊपर बोब की जो एनर्जी रहती है वो होल कैसी होती है, पूरी की पूरी काइनेटिक होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन से जैसे ही थर्ड की तरफ मूव कर रहा है सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक के अंदर। अब ये थर्ड से जब सेकंड पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन यहाँ पर जो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का। ओके, तो ये हमारा क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमें सभी को पता है, 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया है कि द मोशन कंटेंट इन ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। और सेकंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. Here we are talking about the linear momentum, not about the angular momentum. Linear momentum is known as the motion contained in a body, and according to law of conservation of linear momentum, if the external force acting on a body is zero, then the linear momentum is said to be conserved. Is said to be conserved. क्या लिखा हमने कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला अगर बाहरी फोर्स क्या रहता है, जीरो के इक्वल रहता है, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, हमारा कंजर्व रहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल रहता है हमारे पास, dp डिवाइड बाय dt। ओके, अब ये क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो के इक्वल है, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। अगर यही फोर्स की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, dp डिवाइड बाय dt। dp डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0। और वी कैन सिंपली से दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, मींस हम चेंज देख रहे हैं टाइम के साथ पोटेंशियल का, और वो 0 के इक्वल आ रहा है। और हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के अंदर कि जो क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल रहता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। सो इट मींस हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आवर लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज आवर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो इसका डेली लाइफ के अंदर सिंपली एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल है, रिकॉइलिंग ऑफ गन है। सपोज किसी राइफल से हम बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट फायर करते टाइम जैसे ही हम बुलेट को फायर करेंगे हमें एक बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जर्क लगता है। वो किसके लिए होता है,
लीनियर मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए जितना फॉरवर्ड अमाउंट में लीनियर मोमेंटम डिलीवर हुआ है उसके इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक जर्क लगता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, conservation of angular momentum. Linear momentum is applicable in case of linear motion, but in case of rotational mechanics, when we are taking the case of rotation or a circular motion, then we will talk about the angular momentum. And in angular momentum, if we apply the Newton's second law of motion, then the angular momentum is represented by L, and L will be equals to d omega by dt. Sorry, angular momentum is represented by F is equals to dp by dt, and angular if we apply the Newton's second law of motion in the angular momentum, then tau will be equals to dl by dt. Here L represents the angular momentum and tau represents the torque experienced by the body, and torque is known as the rotational force acting on the body. Okay, so according to law of conservation of angular momentum, if the torque acting on a body is 0, then the angular momentum is said to be conserved. If the torque acting on the body is 0, then the equation A can be reduced to dl by dt is equals to 0, or we can simply say d by dt of angular momentum is equals to 0. Again, from there we can see that the differentiation of angular momentum is 0. It means angular momentum is a constant quantity. Okay, so from there L is equals to constant. L is equals to constant. Okay, so this is our law of conservation of angular momentum. So now we will discuss about the law of conservation of charge. Law of conservation of charge. It is the fourth and the last conservation law that we have to study in this chapter. Law of conservation of charge. It states that the charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body This is the conservation of charge. Conservation of charge states that charge can neither be created nor be destroyed. Means charge को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है. ओके, अगर हम किसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, सपोज वी हैव ए ग्लास रोड एंड वी आर रबिंग इट इनटू आवर हेयर्स and we see that the glass rod acquires positive charge and our hairs acquires the negative charge, but it is observed that the equal amount of charge is transferred to the
glass rod and equal amount of charge is on the hairs, because positive charge is acquired by the glass rod and negative charge is acquired by the hairs. In the frictional electricity, when we rub the glass rod in our hairs, the electrons gets transferred from our hairs to the the electrons gets transferred from the glass rod to the hairs. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, ग्लास रोड से हेयर्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हेयर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि ग्लास रोड के ऊपर आया है और दूसरी बॉडी जो कि हमारी हेयर्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो किसी तरह का चार्ज का ना तो क्रिएशन हुआ है और ना ही चार्ज का चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, ना तो चार्ज बन रहा है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज सिंपली ट्रांसफर हुआ है। और अगर हम सिंपली डेली लाइफ के अंदर बात करते हैं, इनिशियली हमने जो ग्लास रोड ली है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने जो ग्लास रोड ली है इनिशियली उसके ऊपर तो कोई चार्ज था ही नहीं। जितनी भी न्यूट्रल बॉडीज होती हैं उनके ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमें कोई चार्ज नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हमने उनको रब करना स्टार्ट किया, रब करते ही क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज इम्बैलेंस होगा और चार्ज के इम्बैलेंस होने की वजह से एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंजर्वेशन लॉज। होप यू गाइस अंडरस्टैंड these conservation laws. Thank you.